बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही दुखद घटना जो यूपी के जिला हाथरस की है, जहां पर हमारी एक बहुजन बेटी के साथ पहले भी एक गैंगरेप जो बड़ा सुर्खियों में भी रहा और आज तक उसको न्याय नहीं मिल पाया, वही उसी जिले के अंदर दोबारा से एक शेड्यूल कास्ट महिला के साथ गैंग रेप का वो आरोप लगा रही हैं। लेकिन अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट जो हमारी कल उनके परिवार से बात हुई है, उनके हस्बैंड से बात हुई है और वहाँ कुछ एक्टिविस्टों से बात हुई है, तो अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है। कल या परसों में ही मेडिकल हुआ है। और देखिए, जहाँ ये घटना का जो वीडियो हमारे पास उनके परिवार के द्वारा आया है वो भी मैं आपको अभी इसमें दिखाने वाला हूँ। सवाल ये है कि जो हमारे जो संगठन हैं या हमारे जो लॉयर हैं वो प्रशासन से लड़ने में कितना सक्षम है, एक सवाल है। तो यहाँ पे मैं ये बता दूं, हमने उस परिवार से मांगा है अभी नंबर कि हमको सीओ का नंबर दे दें, वो किसी तरह से अरेंज करके, क्योंकि सीओ का नंबर गूगल पर नहीं होता है। तो हम सीओ से भी बात करेंगे, फिर एसएसपी से भी बात करेंगे और उनको हमने एससी कमीशन जाने की भी उनके हस्बैंड को सलाह दी है कि वो एससी कमीशन में तुरंत इसको भेजें ताकि हम यहाँ से भी कुछ एक्शन करा पाए। ये मेरे काम करने का संवैधानिक रूप में एक तरीका है। अब सवाल ये कि अब इतना जघन्य अपराध हो रहे हैं जहां का मुख्यमंत्री योगी, साधु बाबा कहता हूं मैं उसको, तो राजनीति में होना ही नहीं चाहिए, जहां वो कहते हैं ये भयमुक्त प्रदेश है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलता है कि सिर्फ पूरे भारत के अंदर कोई एक शासन की अच्छे शासन की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था जहां पर वो है तो एक वो सिर्फ उत्तर प्रदेश है। ये उसी उत्तर प्रदेश की घटना है। यहाँ महिला का हम नाम उजागर नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से, बाकी उनके जो बयान है वो आप खुद सुन सकते हैं, उन्होंने जो बताया, लेकिन हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल है कि वो भयमुक्त प्रदेश किसके लिए है? क्या जिस जाति से योगी मुख्यमंत्री ठाकुर आता है उनकी महिलाओं के लिए भयमुक्त प्रदेश है क्या? उनके क्योंकि जब मैं वहां पर बात करता हूं ऐसे एट्रोसिटीज के केसों में, ऐसी घटनाओं पर जब मैं बात करता हूं, चाहे रेप की हैं, चाहे बहुजनों को मारने की हैं, शेड्यूल कास्ट लोगों के ऊपर अत्याचार की हैं, तो जब मैं वहां बात करता हूं वहां के एसएसपी, सीओ, एसएचओ, तो मुझे 90% जो वहां पर जो पोस्टिंग दिखाई देती है वो ठाकुर और ब्राह्मण दो ही जाति के लोगों का वर्चस्व वहां पर दिखता है, चाहे वो एसएसपी हैं, चाहे डीएम है, चाहे एसएचओ है, चाहे सीओ है। तो ये क्यों? क्या भयमुक्त प्रदेश आपने सिर्फ अपनी जाति ठाकुरों के लिए बनाया है क्या? जो ठाकुर सबसे ज्यादा उस जाति के लोग, उस मुख्यमंत्री जाति के लोग पूरे देश के अंदर, मेरे पास आंकड़े हैं और मेरे पास कोई ना कोई खबर ऐसी हर रोज वहां से आती है जिसपे जहां पर ठाकुर कभी कहीं जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, कहीं जो शेड्यूल कास्ट जाति के जो लोग हैं उनकी बहन बेटियों के साथ इस तरह के रेप जैसे कांड कर रहे हैं और उसमें कहीं पर भी कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं करते दिखता है। तो मैं आपको बता रहा हूं योगी जी, चेतावनी भी दे रहा हूं कि 2027 के अंदर आपका और आपकी भाजपा का और नरेंद्र मोदी का आपका राजनीति के अंदर, खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर नाम नहीं बचेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं और चेतावनी भी दे रहा हूं। और इस केस में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम अभी देखिए सीओ से भी बात करेंगे। उस परिवार से बात हो गई है, उन परिवार ने जो हमको वीडियो भेजे हैं वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं और एक अपील भी कर रहा हूं सरकार देख सकी। वो व्यक्ति मनीष था जो मेरे देव के बराबर का संचालक है। इसके बाद उसने मुझे जमीन पर पटक दिया। जमीन पर पटकने के बाद
मुझसे बदतमीजी करने लात से मारे और फिर मैं बेहोश होने लगी। मुझे मेरे साथ उन्होंने बलात्कार भी किया। वो ये भी थे और भी लोग थे। 4 लोग थे। आपको होश कब आया? मुझे नहीं मालूम, मैं सरकारी हॉस्पिटल में थी बागला में, मुझे नहीं मालूम मुझे कितना टाइम होश आया। अच्छा, जब वो आपको पकड़ा तो आपकी आवाज नहीं निकली भी? नहीं, 45 की घटना है। ये 2 तारीख की है। FIR किया आपने? वो मुझे नहीं मालूम। चलो पहले तो ये आप पहले स्वस्थ हो कोई जाइए। परेशानी हो तो बताओ। अगर स्वस्थ हैं तो हम वो जो कानूनी कार्रवाई है वो तो होगी। अभी वो मुझे तो अगर ऐसा कुछ ऐसे लोग अगर खुलेआम घूमेंगे तो ठीक नहीं है। अभी मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही, चक्कर आ रहे हैं, हाँ तो उल्टी आ रही है, सुनो डॉक्टर को किसी को दिखा दो। भैया बुला दिए मैंने। उल्टी आ रही है, घबराहट हो रही है। पहले जी स्वस्थ है वो जरूरी है। कानूनी कार्रवाई तो होगी हो होगी। गए वो तो बच नहीं पाएंगे। अगर किसी ने आपके साथ इस तरह से कृत्य किया है, अपराधी जो भी है उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और वो बच नहीं सकता। आराम करो, चलो आ जाओ तुम लोग। जैसे आप आ रहे हैं कहीं पर रुक रहे हैं। मैं ट्रेन से उतरी, ट्रेन से उतर के अपनी नौकरी वाली रास्ते पे आ रही थी, तो मैं आगे आके मोड़ पे देखा कि एक गाड़ी कलवारी रोड पर खड़ी हुई थी, जिसपे दो व्यक्ति बैठे हुए थे। तो मैं अपने इग्नोर करके अपने रास्ते के लिए मुड़ी, तो एक गाड़ी मीठी वाले रास्ते पर बाइक खड़ी हुई थी, तो मैं तो अपने 2-4 कदम आगे चली, तो पीछे से किसी ने आके मेरे गले में रस्सी डाली, जिससे मैं न तो चीख पाई और न कुछ कर पाई। उन्होंने रस्सी इतनी तेज दबाई कि मैं अपने आप को बचा भी नहीं पाई। फिर आके मुझे उन्होंने गाड़ी पे डाला, जैसे बोरी डालते हैं, आगे खड़ी गाड़ी पे उन्होंने डाला मुझे, और डालने के बाद मीठी वाले रास्ते पे ले जाने लग गए। आगे जाके मेरे पीछे हिप पे एक इंजेक्शन लगाया था। इंजेक्शन लगाया तो मैं अपने हाथ पैर फेंके, मैंने हाथ पैर फेंकते समय जो व्यक्ति पीछे बैठा था उसका 8 बजे तक 7:30 बजे निकली है, 7:35 पे निकली है यहाँ से, तो 8:30 बजे तक सामान लेके घर पर पहुँच गई होंगी। तो मैंने खा ली थी मूंगफली लैब पे, तो मेरा भर गया था पेट, मूंगफली खा ली और पानी पी लिया। तो मैंने अब खाने की मना कर देता हूँ, तो मैंने फ़ोन किया वहाँ की लैब से, तो उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। तो मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया, तो बेटा मम्मी से मना कर देना, खाना नहीं बना मेरे लिए, नहीं देखा वो खाना फालतू बन जाएगा। तो बोला कि पापा मम्मी तो आई नहीं है, तो हो सकता है रास्ते में आ रही होंगी, और तुम रास्ते में देखते हो, ऐसा तो नहीं पैदल ही चल रही हो, चल मिली है कि नहीं मिली है, क्या हुआ पैदल चल रही हो। तो मैं उधर से आया हूँ और ये इधर से गया है, तो मैं घर तक आ गया हूँ देखते देखते। लेकिन मैं वहाँ पे एजेंसी पे आया था। उसके बाद उनका इतना कहते उसने, उनको तो नशा आने लगा, चक्कर आने लगे, तो वो बेहोशी की हालत में जा रही थी वो, फिर वो बेहोशी हो गई, समझे। बेहोशी होने के बाद में फिर उसने क्या किया क्या नहीं किया फिर कुछ नहीं पता लगा। मिली कहाँ पे आप? हाँ, फिर ये घटना के बाद में तो सदर थाने और पुलिस आई थी यहाँ की चंपा थाने की, तो आपके लिए तो सदर थाने की पुलिस आई, उन्होंने उनको कॉल कर दिया, वहाँ से पुलिस काम इंतजार कर रहे थे। तो मैं ठीक है, जब तक वो आएगी तब तक हम अपना ढूंढ लेते हैं। तो मैंने 2 बारी बैग लौट के उसी जो सवाया है, तो मैं एक गाड़ी इधर जाओ कलवा की साइड में और एक गाड़ी नीचे वाले रास्ते पे जाओ, और मैं घूम के घर से जाता हूँ। उन्हीं को पटक दिया नीचे, और जैसे ही वो गिरी है तो जो पीछे वाला व्यक्ति उसको जो मुहला बना हुआ है मुंह पे, वो कैसे भी करके उनके हाथ में आ गया, मुहला खुल गया, उसका चेहरा दिख गया, उसका वो शख्स पहचान लिया। वो चेहरा पहचान लिया उन्होंने, और वो निकला हमारे बगल वाला ही, बाकी वाली डेथ वाली वाला वो पहचान लिया। अब उसको आ गई चिड़क,
जब गुस्सा आ गई पहचान लिया तो आदमी समझता है, जब आदमी पहचान ले तो बचना तो ये समझ लो कि नामुमकिन है, बच नहीं सकता। तो फिर उसने फिर तो गाड़ी रोक के उनको वही पकड़ के और फिर तो गालियाँ दी उसने कि साली तुझे अब एसियट लगाने लायक छोड़ूंगा ही नहीं, गालियाँ दी न मुंह दिखाने लायक छोड़ूंगा, किसी लायक छोड़ूंगा ही नहीं तुझे आगे मैं, तेरा किस्सा ही खत्म कर देते। उनका प्रयोग की तो फिर इनके कुछ पीछे पट्टे पे, बैक पे, हिप पे इनके इंजेक्शन ठोका है उसने, नशे का है या जहर का, नशे का ही है, तो इंजेक्शन लगाया है। तो इंजेक्शन लगाते समय वो छटपटाई है तो उन्होंने अपने हाथ पे फेंके हैं। गाड़ी या तो डिसबैलेंस हुई है, तो उनको लगाया कि गाड़ी डिसबैलेंस से गाड़ी गिर जाए तो में सामान हो सकता है उनके में। तो फोन में ध्यान घर पर आया तो खाने के लिए मना कर देना कहते पापा। तो जब उसने फोन किए होंगे पूछने के लिए, थोड़ा फोन नहीं उठा, थोड़ा फोन लगाए होंगे तो क्या उसने सबकी फोन नहीं उठा, फिर उसका फोन आया फिर पापा मम्मी का फोन नहीं हुआ। हाँ या पेश करते हैं। कब की घटना है ये 2 तारीख थी। समय अब देखिए 7:30 बजे निकली थी, 7 बजे के 35 मिनट पे मैंने रिकॉर्डिंग चेक की, 7 बजे के 35 मिनट पे निकली थी ये। वहाँ से? अच्छा, फिर? तो ये निकल गई तो अपने तालाब से टिड्डी में बैठी होंगी, ठीक है, टिड्डी में बैठ के गिजरौली तो रही है सब्जी लेने के लिए, ठीक है। सब्जी लेने तो समय लग गया होगा, टिड्डी में कोई आदमी उतरता है या टिड्डी भी आने में धीरे धीरे आती है, टिड्डी एक साथ तेज तो आती नहीं है। लेकिन उन्होंने भी घड़ी नहीं देखी है और ना ही मुझे पता है कि क्या टाइम था हुआ, कितने बजे उतरी, कितने बजे क्या हुआ। वो तो अपनी कंटिन्यू चलती हैं, जैसे आती है वैसे आती है। वो वहाँ से सब्जी लेके फिर दोबारा से उसी टिड्डी में बैठी है। वो 2 जगह से सब्जी ली उन्होंने, टिड्डी में बैठ के फिर वो ये क्या कहते हैं ब्लड एजेंसी के सामने उतर गए टिड्डी से। तो फिर वहाँ से पैदल का रास्ता जाता है, तो वो पैदल ही आ रही थी। तो ये जो चौराया पड़ता है वहाँ से कलवारी जी के लिए रास्ता निकल गई है, फिर मीटे के लिए, फिर अपने गाँव के लिए। तो वहाँ पे 2 मोटरसाइकिल खड़ी थी रोड से अंदर आकर के गांव वाले रोड पे। तो एक गाड़ी खड़ी थी कलवारी वाले रोड पर और एक खड़ी थी मीठी वाले, मतलब कुछ बच्चों वाली खड़ी थी। तो उसमें भी 2 आदमी थे और इसमें भी 2 आदमी थे। अब सर्दी का टाइम है तो आदमी तो का पहले मुखला पहले या कुछ भी पहले मुंह को ढका ढकी हुए थे, जो बता रहे थे सबके 4 लोगों के मुँह ढके हुए थे। तो जैसे उन्होंने कहा गया यहाँ तो खड़े रहते हैं, दारू पीने वाले आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये तो लोग इग्नोर करके पहली गाड़ी को क्रॉस किया, 2-4 कदम जैसे आगे निकले, तभी पीछे से किसी आदमी ने आके उनके गले में रस्सी डाल दी और रस्सी डाल के उनको पीछे की साइड से और पकड़ के और आगे वाली गाड़ी जो पास में खड़ी थी वहां तक ले गया उसको, लेके और जैसे धोखा डालते हैं ऐसे आके पटक लिया और पीछे बैठ गया उसमें। उनकी आवाज नहीं निकल पाई, इतनी टाइट रस्सी थी कि आवाज नहीं निकल पाई उनकी। तो गाड़ी पे डाल दिया और आगे के लिए नीति जो सरकार से भी अपील है, क्योंकि सिस्टम जो है वो सरकार के हाथ में है। सरकार या तो कार्रवाई करे, नहीं तो बहुजन समाज के लोग सड़कों पर आंदोलन आने के लिए तैयार खड़े हैं। और मैं समाज से भी अपील करूंगा, क्योंकि संगठन भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम करते ऐसे केसेस में नहीं दिख रहे हैं, चाहे वो बैसपा का संगठन हो, चाहे वो भीम आर्मी का संगठन हो। अभी कहाँ चंद्रशेखर, जब तक सांसद नहीं बने थे हर क्षेत्र हर अत्याचार पर आवाज उठाने जा रहे थे। क्या ये खबरें उन तक नहीं पहुंचती हैं तो हम पहुंचा देंगे भाई, हमारे साथ नंबर शेयर कर लो। और आपका एक बार सिर्फ बहुजन समाज को, इस वंचित समाज को इसलिए ये हमारे संगठन नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, जब नेता बन जाते हैं तो वो इस तरह के अत्याचार पे वो अपना मुंह फेर लेते हैं, उनकी जबान बंद हो जाती है और फिर अपना मशगूल हो जाते हैं अपने राजनीति में और शान शौकत में। यही मेरी तकलीफ है जो मैं हर बार बयां करता हूं, जिस पर मुझे इनके अंधभक्त भीम, चाहे वो आजाद समाज पार्टी का हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, किसी भी बहुजन समाज पार्टी का हो, वो मुझे टारगेट करते हैं। लेकिन ये कड़वा सच है,
आपको इसको समझना होगा। और मैं समझता हूँ राजनीतिक संगठनों से भी ज्यादा अपने जो समाज के संगठन है उनकी शक्ति को आपको ज्यादा तैयार करना होगा, तब आप ऐसे केसेस से लड़ पाएंगे। तो साथियों, अब पूरी घटना आपको मैं दिखा दिया इसके अंदर, और मैं उम्मीद करता हूं कि हाथरस के आसपास के जितने भी लोग हैं, बहुजन समाज के या जो सामाजिक एक्टिविस्ट हैं या यूट्यूबर्स हैं, बहुजन मीडिया के लोग हैं, वो इस खबर को दिखाएं और फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं। और इसमें विरोध प्रशासन के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई ठोस कार्रवाई इसमें होते नहीं दिखती है। और जिसने ये काम किया वो परिवार भी बताया जा रहा है कि वो ब्राह्मण समाज से ही बिलोंग करता है। और साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह से होने वाले अत्याचार को इस सरकार, गूंगी बहरी आरएसएस संघी सरकार के कानों तक पहुंचा पाएं, इसकी आंखों के सामने हम उनको नंगा कर सकें। तो आप जितना ज्यादा हमारे चैनल को देखेंगे, लोगों को भेजेंगे, शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो आपको भी ताकत मिलेगी, समाज को भी ताकत मिलेगी, हमें भी ताकत मिलेगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि एक बड़ा खर्चा इस पर करना पड़ता है, जितना हो सके उतना। धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714